May I come in, ma'am? Come in. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sit down. Thank you, ma'am. Thank you. नेहा कुमारी कुछ अपने बारे में बोर्ड मेंबर्स को बताइए। मैम, मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं भागलपुर ज़िले की निवासी हूँ। मैंने स्नातक तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र विषय से किया है और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। ओके। और आपके मैं जैसा देख रही हूँ आपके इसमें कि आपने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी इसके मैम। बाद आपने क्या किया? मैम, मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। आपने इकोनॉमिक्स से किया। मुझे ये बात बताइए कि इंडिया में इन्फ्लेशन है। हाँ, इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सरकार और बैंक द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं? मैम, रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन को रोका जाता है। रेपो रेट दर को बढ़ा के, और सरकार द्वारा सरकार भी कुछ कदम उठाती होगी, कुछ उनकी भी पॉलिसीज होंगी। कुछ योजनाएं बनाती हैं। योजनाएं बनाएंगी तो उससे खर्चा हो जाएगा ना। खैर, ये मुझे बताइए कि जो बजट शब्द है, ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में देखने मिलेगा? मैम, आर्टिकल 100 कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रावधान नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 के तहत वित्त विवरण का प्रावधान है। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Yes, ये बताइए कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट से एक दिन पहले, इसे कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था? सॉरी मैम। अच्छा, कोई नहीं। आपने तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। तिलका मांझी कौन है? तिलका मांझी आदिवासी समुदाय के नेता थे, जिनका जन्म सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक जगह पे हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किए थे, जिनके कारण अंग्रेजों द्वारा भागलपुर के एक चौक पे बरगद के पेड़ से लटका के उन्हें फांसी की सज़ा अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। और उसी जहाँ पे उनको फांसी दी गई, उसी जगह को अभी प्रेजेंट में तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं मैम। तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में धैर्य लिखा है, तो कुछ अपने जीवन से एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आप काफी धैर्यवान हैं। मैम, जैसा कि मैंने ऑनर्स 2016 में अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तब से मैं बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दौरान बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, और बहुत सारे एग्ज़ाम में मेरा रिज़ल्ट भी हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट से या फिर कुछ मार्क्स से मैं पीछे रही। तो उसमें मैं अपने आप को धैर्य बना के आगे की तैयारी में जुड़ी रही हूँ। जी, ये मत बताइए कि आपने अपने वीक पॉइंट पे इमोशनल लिखा है, तो हो सकता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कभी हो कि एक फैमिली जा रही हो, उसके पास कागज पूरे ना हो, वो आपसे बहाना बनाए, या फिर जेन्युइन भी हो सकता है कि वो ये बात कहे कि बहुत इमरजेंसी है, पहुंचना जरूरी है, कागज पूरे नहीं, आप मैम जाने दीजिए। इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि आप इमोशनल हैं, क्या उनकी बातों में आप आ जाएंगी? नहीं मैम, जो भी रूल नियम रेगुलेशन होंगे मैं उन्हीं के अनुरूप काम करूँगी। अगर उनको ज़्यादा परेशानी है तो फिर मैं उनके बारे में सोचूँगी। अगर रूल नियम में वैसा प्रावधान है तो मैं उनको थोड़ी हेल्प मान लीजिए करूँगी। कि फैमिली जा रही है, वो कह रही है कि हमारा कोई इमोशन वो नहीं है, फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज और हमें उसको देखने जाना है, तो मैं और वो पेपर इसी जल्दबाजी में वो पेपर लेके निकले ही नहीं है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे? उस समय तो मैम जुर्माना जो भी प्रावधान में है वो मैं लूँगी उनसे। उसके बाद आइंदा मैं उनको इस चीज़ की, कि वो अपना लाइसेंस को साथ में लेके चले, ये बात की मैं उनको सलाह भी दूँगी। ठीक है। आप आपने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है,
सर। आप हमें ये समझाइए कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें आप देख रहे हैं कि जो टर्सरी सेक्टर है वो आगे निकल गया है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर पीछे रह गया है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? सॉरी सर। नहीं पता है? आपको ये पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इसका जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? सॉरी सर। जीडीपी का मतलब समझते हैं आप? यस होता है सर। जीडीपी? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम समझे नहीं, थोड़ा सा समझाइए मुझे। किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी नागरिकों द्वारा प्राप्त उत्पादों से अंतिम उत्पाद के जीडीपी आप क्यों नहीं समझा रहे हैं? आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट के हैं, जीडीपी नहीं समझा पा रहे, कैसे होगा? आप ये फिजिकल पॉलिसी समझते हैं क्या होता है? नो। ये राजकोषीय नीति यस सर। क्या होता है? नहीं आ रहा, डिफाइन नहीं कर पा और मौद्रिक नीति समझते हैं आप? रही। नहीं समझते हैं? सर समझते क्या हैं। होता है? सॉरी सर। मॉनेटरी पॉलिसी। यदि इकोनॉमी में महंगाई आ जाता है, सरकार उस महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा? सुनिए तो आपने भागलपुर से पढ़ा है, यस। ठीक है? और भागलपुर से किनारे से गंगा रिवर जाती है। यस। आप हमें ये समझाइए, उस गंगा रिवर से भागलपुर के लोगों को क्या क्या फायदा मिल रहा है? सर गंगा नदी में डॉल्फिन अभ्यारण्य अभी फिलहाल भागलपुर में है, जो कि दर्शनीय स्थान है सर। और गंगा नदी से यातायात सुविधा भी हो जाती है नाव के द्वारा, और मछली पालन भी सर हो जाती है। ये सब उसको सुविधा मिल रहा है। यस सर। इकोनॉमिक्स में आप क्या सब पढ़े ये बताइए मुझे। जीडीपी पढ़े हैं सर, और जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सर किसी भी राष्ट्र के अंदर वहाँ के निवासियों द्वारा जो भी इनकम होता है, और विदेश में जो भी वहाँ के मतलब उस राष्ट्र के निवासी काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो इनकम होता है उनको जोड़ के निकाला जाता है सर। जोड़ के निकाला जाता है। ये समझाइए मुझे, जो भारत का जो कृषि अर्थव्यवस्था है इसको तो पढ़े होंगे। यस कृषि अर्थव्यवस्था में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या उसमें इन्वॉल्व है? सर 83% जनसंख्या इन्वॉल्व 83% इन्वॉल्व है। कन्फर्म है आप? सर। नहीं पता है? चलिए ठीक है। अभी आप ईडी का नाम सुने नहीं? क्या सर? ईडी? ईडी? हाँ, सीबीआई, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कैसे काम करता है? भागलपुर से कौन कौन सी नदी गुजरती है? भागलपुर से गंगा नदी, कोसी नदी, दो नदी से। जैसे अभी हम लोग देश की अर्थव्यवस्था में जो है बहुत सारी चुनौती हैं, आपके नज़र से कौन कौन सी अर्थव्यवस्था चुनौती से गुजर रही है? सर अभी मुद्रास्फीति की जो है एक चुनौती है, और कृषि के क्षेत्र में भी सुधार, जैसे बाढ़ की वजह से भी बहुत सारे खेत सब डूब जाते हैं, जिनके कारण कृषि में बहुत क्षति पहुंचती है। सूखा के वजह से भी कृषि को क्षति पहुंचती है, अच्छे से कृषि नहीं हो पाती है, तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बिहार में अभी मतलब पानी की कमी, जल की कमी से गुजर रहा है। आप बता सकते हैं कि कैसे बिहार की सरकार जो है इसके निदान के लिए काम कर रही है? नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर बिहार जैसे अगर सरकार मान लीजिए बाढ़ आता है या सूखा आता है, अगर सूखा आता है
तो सरकार को क्या करना चाहिए सूखा से बचने के लिए? सर डैम बनाया जाता है और बांध बना के पानी को ले जाके फिर वहाँ पे खेत के लिए, और नदी जोड़ो परियोजना के तहत हर खेत में पानी पहुँचाया जा रहा है। बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है किसानों को कि मोटर के द्वारा वो अपने खेत की सिंचाई कर सकें। आप सात निश्चय परियोजना के नाम सुनी होगी, यस सर। उसमें जल संसाधन से जुड़ा हुआ कोई प्लान है? यस सर, किसान के लिए ही प्लान है, किसान की खेती के लिए जो जल पहुँचाई जा रही है किसानों को। आप मुझे ये बताइए कि आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हैं? मैम दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ। दैनिक भास्कर। तो इस हफ्ते हुई कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में बताइए जो आपने पढ़ा हो एक हफ्ते के अंदर। मैम अभी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से यूरोप में काफ़ी प्रॉब्लमें हो रही हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय हो गई कुछ राष्ट्रीय बताइए। राष्ट्र में मैम सरकार जो पार्टी चेंज किए हुए हैं वो मुद्दा भी हाल में ही हुआ है मैम। कुछ और कुछ योजना कुछ आई होगी। जी नहीं, मुझे ये बताइए कि आपने हॉबी लिखा है अपना बैडमिंटन। अपने कुछ प्लेयर का नाम बताइए जो आपके फेवरेट हो। मैम साइना नेहवाल। साइना ने ऐसा आपने उन्हें क्या देखा कि वही आपकी फेवरेट है? मैम साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलना स्टार्ट तो की लेकिन बहुत बार फेल्यूर भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लक्ष्य के ऊपर अड़ी रही और गोल्ड मेडल हासिल की मैम। गोल्ड मेडल से मुझे बताइए कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, यस मैम। इसमें इंडिया को कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले? सॉरी मैम, करेंट अफेयर। अच्छा चलिए यही बता दीजिए कि इंडिया की रैंक क्या रही है? सॉरी मैम, न्यूज़ करंट नहीं। अच्छा मुझे ये अंतिम प्रश्न का ये जवाब दीजिए कि ईएसआई के रूप में अगर आपका चयन होता है तो आपके क्या क्या कार्य होंगे? मैम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जो भी नियमावली है और बिहार मोटर करारोपण अधिनियम 1994, बिहार मोटर नियमावली 1994 के अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको मैं लागू करवाऊंगी। और इनका और भी कार्य है मैम, जैसे टैक्सेस वसूलना, चेक पोस्ट पे वर्क ईएसआई का वर्क होता है मैम, तो मैं वहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो टैक्स हम लोग जो सरकार वसूलती है वो किस में जाता है? सर वो मैम वो हम योजना के दौरान हम ही लोग के लिए सरकार को। नहीं वो तो हम लोग को मिल ही जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जो बजट बनाती हुई है उसमें भी किसी पार्ट में जाता है ना, कैपिटल पार्ट, रेवेन्यू पार्ट, इससे तो बनता है ना। बजट बनाए, बजट तो पढ़ा ही होगा ना, हर साल आता है, आम आदमी पढ़ता है। ये बताइए ये जो कर वसूल रही है सरकार हमसे वो किस में जाएगा? कैपिटल वाले पार्ट में कि रेवेन्यू वाले पार्ट में? रेवेन्यू वाले पार्ट में मैम। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कम बैक फॉर द फीडबैक। नेहा कुमारी, एक बात है कि ये आपका फर्स्ट था? सेकेंड मैम। सेकेंड। ओके, आपकी वॉइस लो है, वहाँ पे आप जब भी बैठेंगी तो एक हाथ और पीछे बैठेंगी। यहाँ पे माइक है, वहाँ पे माइक नहीं लगेगा। जो भी बैठेंगे एक अच्छी खासी एज के मेंबर्स बैठेंगे, तो हो सकता है कि एज के साथ उनको सुनने में भी डिफिकल्टी आए और आपकी आवाज़ वो ना सुन पाए। दूसरी बात है कि आप इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं और मेरे या सर की या किसी भी सर के ऐसा कोई प्रश्न नहीं थे जो कि नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले ना दे सकें। तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।
क्लियर? यस मैम। और थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, कोशिश कीजिए। मैम कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं आवाज़ नहीं, आवाज नहीं है तो देखिए, ऊंचा बोलना बोल्डनेस का होता है सिंबल, कि मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं बोल्डली अपने आंसर को रख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, और इस पर मेहनत कीजिए और इंटरव्यू दीजिए, आपका हो जाएगा। थैंक यू मैम। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा मैम। मैम अंदर से घबराहट होती है, बस सारा आंसर ही मैं भूल जा रही हूँ। देखिए, एक काम कीजिए कि आप मिरर के सामने बैठकर कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए कि, और उसको मिरर के सामने बैठकर आई टू आई कांटेक्ट करके खुद को वो आंसर दीजिए। ठीक है, यस मैम। तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।